नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। आज हम बात करेंगे यूपी के संभल में हिंसा के बारे में। यहाँ 24 नवंबर रविवार को संभल में हिंसा भड़क गई। दरअसल मामला ये है कि 19 नवंबर को कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है। 19 नवंबर को सुनवाई होती है और मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया जाता है और 19 नवंबर की शाम को सर्वे हो भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद 24 नवंबर को दोबारा से सर्वे होता है। 19 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो जाता है, लेकिन 24 नवंबर को अब जो सर्वे की टीम आती है तो उसके साथ में कुछ लोग होते हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे होते हैं। इन सबको देखकर आसपास के लोग जो है वो भड़क जाते हैं और मस्जिद का घेराव कर लेते हैं। जब सर्वे टीम सर्वे करके वापस जाने लगती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर से कुछ लोग सर्वे टीम के साथ में जय श्री राम के नारे लगा रहे होते हैं तो इधर से दूसरे पक्ष के लोग जो हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसमें पुलिस जो है बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ अराजक तत्व पुलिस की तरफ पत्थर फेंक देते हैं, जिससे कि हिंसा भड़क जाती है और यहाँ तक कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। और सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ते हैं। और इस हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस पर इस पक्ष का कहना है कि गोली जो है पुलिस की तरफ से चलाई गई है, लेकिन मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा है कि गोली जो चलाई गई है वो भीड़ से ही चलाई गई है, बल्कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई है। लेकिन इन सब सवालों के बीच में एक सवाल ये है कि आखिर कोर्ट को ऐसा क्या था कि एक ही दिन में सुनवाई होती है, एक ही दिन में आदेश होता है, एक ही दिन में सर्वे हो जाता है, तो कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए एकदम आदेश पारित कर दिया जाता है। तो इस पर मेरे सहयोगी दिनेश है, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा। दिनेश, ये बताइए कि आखिर कोर्ट ने आनंद फानंद में ऐसा फैसला क्यों दिया, जबकि अगर बात करें हम तो इससे पहले और भी ऐसे मामले हैं जो मस्जिद और मंदिर से जुड़े हुए मामले हैं, जिस पर काशी में मामला चल रहा है और ज्ञानवापी में मामला चल रहा है, तो वहां पर बाकायदा दूसरे पक्ष को सुना गया। सुनने के बाद में सारी दलीलें रखी गई, उसके बाद में जो है सर्वे का आदेश दिया गया। मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर भी दूसरे पक्ष को सुना गया होता, लोगों को अगर विश्वास में लिया गया होता तो ये हिंसा नहीं होती। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संभल में जो हिंसा हुई है वो काफी निंदनीय घटना है, क्योंकि लगातार देश और प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना है कि ये जामा मस्जिद करीब 500 साल पुरानी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ याचिकाकर्ता जो है और दलील देने वाले जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हरिहर मंदिर के अवशेष जो है वो सर्वे की टीम ने यहाँ पर हासिल किए हैं और हरिहर मंदिर। मैं आपको रोकना चाहूंगा 19 नवंबर को जो सर्वे हुआ था उसमें उनका बयान आया था विष्णु शंकर जैन का। उन्होंने कहा था कि हाँ, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। जब कुछ नहीं मिला था तभी तो दोबारा सर्वे किया। अगर कुछ मिल गया था तो फिर सर्वे करने की दोबारा जरूरत क्या थी? देखिए वफा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो कमिश्नर ऑर्डर थे उनके आधार पर पहले 19 नवंबर को सर्वे किया गया था। उसके आधार पर ये दावा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है आपत्ति जताई गई। इसके तुरंत बाद 24 नवंबर की तारीख निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन ये काफी निंदनीय है घटना, क्योंकि जब सर्वे की टीम जो है भारी पुलिस बल के साथ वहाँ पर जामा मस्जिद परिसर का सर्वे करने के लिए पहुंचती है और वहाँ पर देखा जाए तो कुछ अराजक तत्व जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि संवेदनशील मामला है, कोर्ट के विचाराधीन मामला है। कोर्ट के आदेशानुसार वहाँ पर सर्वे करने के लिए दोबारा से टीम को भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके की वहाँ पर घटना घटी वो वाकई काफी निंदनीय है। दोनों पक्षों की तरफ से हमने देखा कि शहर की गलियों में जो जिस तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया, पत्थरबाजी वहाँ पर जमकर हुई। उसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ कथित तौर पर गोलियां चलाई गई, जबकि कमिश्नर का ये कहना है कि वो रबर बुलेट्स जो है वो फायर किए गए, जिससे कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, भीड़ को डराया जा सके। लेकिन भीड़ में ही शामिल कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने गैर लाइसेंसी हथियारों के जरिए फायरिंग की है और उस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वीडियो फुटेज निकल करके सामने आए हैं उनमें भी साफ तौर पर पुलिस जो अधिकारी है वो साफ तौर पर गोली चलाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो गोली चलाई गई है या फिर रबर बुलेट से है। और इसका दावा यहाँ पर पुलिस का इसलिए सही साबित होता है क्योंकि
कमिश्नर की तरफ से जो है जिस तरीके की दावत दी जा रही है, उनकी तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन संभल का जो मामला है ये दिन प्रतिदिन जो है बेहद संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और लंबे वक्त से ये अभी नहीं वफा, काफी लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि संभल की मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। यहाँ तक कि आईने अकबरी जो कि अकबर के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर जो किताब लिखी गई, अबुल फजल ने वो किताब लिखी, उसमें भी हर मंदिर जो है उसका जिक्र किया गया और उसी आधार पर रोकना चाहूंगा दिनेश, लेकिन आईने अकबरी से हमें मिल रहा हो या हमें किसी भी किताब से मिल रहा हो, लेकिन हमारे पास उसके बाद में 1991 में एक वर्शिप एक्ट आया। वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से पहले जिस जगह मंदिर है उस जगह मंदिर रहेगा, जिस जगह मस्जिद है उस जगह मस्जिद रहेगी। हम किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर विवाद नहीं करेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं इस 1900 वर्शिप एक्ट का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो हमें ये भी देखना चाहिए। देखिए, ये जो वर्शिप एक्ट है इसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है ये पहले से ही लंबित है, पहले से ही चलता रहा है। ये अदालत में पहले से लंबित नहीं था, ये जो है ये मामला अदालत में पहले से लंबित नहीं था। ये जो पिटीशन दायर हुई है जिला अदालत में दायर हुई सबसे पहली बार आज तक के इतिहास में ये संभल की मस्जिद को लेकर किसी भी अदालत में कोई मामला नहीं गया है। ये मामला पहली बार 19 नवंबर को दाखिल होता है। देखिए, यहाँ पर कई कानूनी पेचीदगियां हैं। इसमें देखा जाए तो कुछ वक्त पहले जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको लेकर भी ये कहा गया, तो उससे आधार पर यदि देखा जाए और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर यदि फोकस किया जाए तो उसके बाद तो यहाँ पर कोर्ट ने जो अमेंडमेंट्स यहाँ पर सरकार ने संसद में किए हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर, उनको भी करना कहीं ना कहीं जायज नहीं है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस तरीके की यहाँ पर जांच के जो आदेश दिए जा रहे हैं वो तमाम जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो कोर्ट का प्रोसेस है उस कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो किया जाए। हाँ, पुलिस की थोड़ी नाकामी यहाँ पर, सत्ता पक्ष की जो है नाकामी यहाँ पर ये नजर आती है कि पहले से पुख्ता तैयारियां नहीं की जाती हैं। वहां पर पहले से जो है जो सर्वे की टीम जाती है उससे पहले कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ऑफिशियल्स वहां पर सर्वे करने के लिए गए उनके अलावा जो वहां पर धार्मिक समुदायों से जो संबंध रखने वाले जो सिविलियंस हैं उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर बहस का मुद्दा है और विचार भी किया जाना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट का आदेश है और उस कोर्ट के आदेश की यहाँ पर अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है वो कोर्ट को लेकर भी हो रहे हैं कि आखिर कोर्ट को ऐसी क्या जल्दी थी जो एक ही दिन में पक्ष को सुना जाता है, दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं जाता, दूसरे पक्ष को पार्टी नहीं बनाया जाता और सीधे सर्वे के आदेश दिए जाते हैं। इसी को लेकर मैं एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है विष्णु शंकर जैन को भी उठ रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि आखिर विष्णु शंकर जैन ने क्या पूरे देश के मस्जिदों के नीचे मंदिर खोलने की जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि विष्णु शंकर जैन ने 50 से ज्यादा मस्जिदों पर ये याचिका दायर की हुई है कि उनके नीचे मंदिर थे। तो कहीं ना कहीं विष्णु शंकर जैन भी सवालों के घेरे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कुतुब मीनार पर भी याचिका दायर कर चुके हैं, इससे पहले वो ताजमहल पर भी याचिका दायर कर चुके हैं, ज्ञानवापी में भी हिंदू पक्ष के वकील वही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रायोजित तरीके से हिंसा भड़काने में कहीं ना कहीं किसी सरकार को, किसी संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, कहीं टारगेटेड तरीके से मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर विष्णु शंकर जैन की बात करें तो जो मथुरा काशी वाला मामला है उसमें भी वो कहीं ना कहीं पेटिशनर हैं और याचिकाकर्ताओं की तरफ जो है उनकी दलीलें पेश करते हैं। और ये एक कानूनी जो है प्रोसेस है, इसमें किसी को बाउंडेड नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास कुछ साक्ष्य हैं, कुछ सबूत हैं, उनके आधार पर आप पेटिशन दायर कर सकते हैं। ये कानून अधिकार देता है, अधिवक्ताओं को भी अधिकार देता है। इससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, इससे पहले संसद में जो वर्शिप एक्ट है फिर उसमें संशोधन करना पड़ेगा। जब उसमें संशोधन होगा तभी तो आप पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिर राम मंदिर का मुद्दा भी उठ के आता है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उसमें भी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के फैसले के बाद में ऐसे मुद्दे और ज्यादा उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसने छूट दे दी है कि आप जाओ देश भर में ऐसी मस्जिदों को ढूंढो जहाँ पर मंदिर हो। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद का मसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चला, लंबे वक्त तक उस पर जो है सुनवाई हुई, तमाम पक्षों को सुना गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे वक्त तक सुनवाई हुई, लेकिन उस फैसले के खिलाफ यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लंबे वक्त के बाद। और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अन्य स्वायत्त संस्थाएं हो, ये कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती, उसी आधार पर काम करती है। लेकिन जब ASI की टीम वहां पर भेजी जाती
के उनको कुछ साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं। उस साक्ष्य के आधार के ऊपर यहाँ पर ये सिद्ध किया जाता है कि हाँ, जो राम मंदिर के ऊपर जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, वो मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। तो ये तमाम साक्ष्य जो है ये कहीं ना कहीं कोर्ट की निगरानी में और कोर्ट के आदेशानुसार ही किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है और सबकी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आते हैं, कानून के दायरे के अंतर्गत आते हैं, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और लगातार ये सवाल उसका सम्मान सबने किया, देश के सारे मुसलमानों ने या देश के किसी भी पक्ष ने उसका विरोध नहीं किया। हालांकि उस फैसले को कबूल सबने किया, उस फैसले से संतुष्ट हो या फैसले से संतुष्ट ना हो, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उसके नाम पर नई नई जगहों पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने से कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जो है 12वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, हम 15वीं सदी की तरफ जा रहे हैं? अब हमें उन 500 साल पहले से क्या हुआ था उन सबको लेकर अगर हम आगे रहेंगे तो फिर हम आगे ग्रो कर पाएंगे? देखिए, ये जो है तमाम राजनीतिक मसले हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि आखिरकार इन मसलों को इस तरीके से जो है सार्वजनिक करके और धार्मिक जो भावनाएं हैं वो बार बार भटकती रहती हैं, क्योंकि हर किसी की धार्मिक भावनाएं होती हैं और हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो बार बार सवाल उठ रहे हैं वो सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार जिस तरीके से जो कदम उठा रही है वो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सामाजिक उन्माद का एक रूप अख्तियार ना करे, सामाजिक उन्माद ना भड़के, यहाँ पर लोगों की भावनाएं आज ना हो। जो हिंदू समाज, मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, जिनके घरों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुलते हैं, उनके बीच यहाँ पर किसी तरीके का द्वेष पैदा ना हो। जिस तरीके से समाज में उनका रहने का तरीका है वो इससे प्रभावित ना हो, इस पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए। और कोर्ट को यहाँ पर जिस तरीके से जो आदेश जारी किए जाते हैं वो कानूनी दायरे में रह करके जब आदेश प्राप्त होते हैं अधिकारियों को, सरकार को, तो इसकी पहले से पुख्ता तैयारी की जानी चाहिए कि किस तरीके का वहाँ पर जो है जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। तो इन सब पर तैयारी की जानी चाहिए और उसी आधार पर काम होना चाहिए। देखिए, संभल की जामा मस्जिद का मुद्दा अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है, इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि बीजेपी इसको शय दे रही है, जबकि मामला ये कोर्ट का मामला है। जब कोर्ट का मामला है तो फिर सरकार का इस पर सवाल उठाने से क्या मतलब है, ये बताइए आप। हाँ, देखिए, कोर्ट जब सरकार लगातार ये दावे पेटिशन के आधार पर जो है सरकार के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, वो लगातार ये दावे कर रही हैं और जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो सरकार के आदेशानुसार काम करते हैं। और सरकार जिस तरीके से लंबे वक्त से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है एक वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास कर रही है, एक एकजुटता के संदेश देते हुए यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को नजर आ रही है, उस कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, सरकार की कार्यशैली पर सवाल तो उठना जायज है। सवाल उठना जायज ये है कि अभी तक अगर हम बात करें तो इसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 800 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इन 10 लोगों में जो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बाग का नाम है, वहीं सिटिंग विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम है। लेकिन जब हम कार्रवाई की अगर बात करें तो जो नामजद एफआईआर हैं वो सभी लोग जो हैं एक पक्ष के हैं, जबकि जो जय श्री राम का नारा लगाकर इस भीड़ को उकसाने का प्रयास कर रहे थे उस तरफ से किसी भी पक्ष का नाम नहीं है। ऐसा क्या है? देखिए, ये जो है स्थानीय पुलिस और प्रशासन का मुद्दा है और प्रशासन को जिन लोगों पर शक था, जो शक के दायरे में थे, जो उस घटनाक्रम में शामिल हैं, जो वहाँ पर नामजद किए गए हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की गई होगी और उसी आधार पर कानूनी विधिक तरीके से यहाँ पर आगे कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, जहाँ तक मुझे इनपुट्स मिले हैं, उन पत्थरबाजी की घटनाओं में ज्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय के इलाकों में घटनाएं हुई और वहाँ पर पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं शूट एंड साइट के यहाँ पर जो रबर जो गन चलाई गई है, पैलेट चलाए गए हैं, उनके आदेश दिए हैं ताकि भीड़ को यहाँ पर इकट्ठा ना होने दिया जाए और स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल। वो सब चीज ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। जो मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम जो भीड़ से पत्थर आए थे वो भी ज्यादातर मुस्लिम की भीड़ थी, वो सबसे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जहाँ पर जय श्री राम के नारों से उकसाया गया है, जो पहले सर्वे टीम के साथ में जो उकसाया गया है, वो सब लोग वीडियो में
उस वीडियोग्राफी के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए, यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि इस तमाम लोगों की पहचान की जा रही है और उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। एक बड़ा सवाल यही फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि तैयारियां पुख्ता क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से, ताकि कोई धार्मिक व्यक्ति उस सर्वे की टीम के साथ या पुलिस बल के साथ संरक्षण में लेकर के इस तरीके की गतिविधियां ना कर सके। और जाहिर तौर पर यदि जय श्री राम के नारे वहां पर लगे हैं और जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उन लोगों को एक एक कर चिन्हित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सामाजिक ताना बाना जो है वो यहाँ से बिगड़ने में कोई भी यहाँ पर जो है एक उकसाने वाला कदम ना उठा सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिन लोगों ने उकसाने का प्रयास किया है, जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं या जिन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो दिनेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब इस मामले की सुनवाई जो है संभल के सेशन कोर्ट में 29 नवंबर को होनी है। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि संभल में क्या रुक है। हालांकि अभी स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। जो इंटरनेट पर बैन लगाया गया था वो आज शाम तक बैन है। स्कूलों और कॉलेजों को खोल दिया गया है। कल से इंटरनेट भी खुल जाएगा, स्कूल और कॉलेज भी खुल जाएंगे। इसके बाद में 29 नवंबर को कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है, पल पल की हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉइंट।